नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है और इसी बीच 2026 का घटना चक्र राज व्यवस्था का संस्करण आ चुका है, तो हमने उसी को अब ले लिया है। अब आपको थंबनेल पे यही फोटो दिखेगा, ये हमने अपडेट कर लिया है और इसी के हिसाब से अब हम लोग आगे के चैप्टर्स करते चलेंगे। 7 क्लासेस इसकी अब तक हो गई हैं, आप सभी को पता है। 8वीं आज की कक्षा है और अगली 2 क्लासेस में, क्योंकि फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में लगभग 170 के आसपास प्रश्न हैं, तो इन 2 क्लासों में, क्योंकि फिर एक क्लास 2 घंटे की हो जाएगी, वो कोई मतलब नहीं है। 1-1 घंटे की क्लास रहे, थोड़ा सुकून रहता है आपको पढ़ने में भी, मुझे भी बोलने में, ठीक है। तो अगली 2 क्लासों में हम फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक जैसे हम करते हैं किसी भी कक्षा से पहले, कि हम पहले उसका बेस पढ़ लेते हैं, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके प्रश्नों पे जाते हैं। तो वैसे ही इस क्लास को हम फॉलो करेंगे। आप सभी इस क्लास को लगातार प्यार दे रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को शेयर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कीजिए। अभी लग रहा है आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आपको लगता है कि अभी पेपर बहुत दूर है, लेकिन कैसे ये पूरा साल गुजर जाएगा। जनवरी फरवरी निकल चुके हैं, 10 महीने नहीं, 9 महीने आपके पास परीक्षा के लिए शेष हैं, अगर आप विशेषकर उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, तो आज की अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में हम बेसिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखो, ये बहुत बेस है, अगर सवाल आएगा तो गलत होना ही नहीं चाहिए। मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब इन मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकार बेसिकली वो हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझो कि राज्य जिन पे कानून विशेष परिस्थितियों के सिवा नहीं बना सकता, इन पे कोई कानून नहीं बन सकता, इनको ओवरराइड नहीं किया जा सकता, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं। राज्य इनमें कमती कमोतरी नहीं कर सकता। मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि विशेष परिस्थितियों में, उसकी कहानी अलग है। फिर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपके पास हैं। जब संविधान बना था उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार आपके पास थे। एक अधिकार और आपके पास फंडामेंटल राइट था, इट इज संपत्ति का अधिकार, जो अब आपके पास नहीं है। तो वर्तमान में संख्यात्मक रूप से अगर कोई पूछे तो 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले आती है समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें याद कैसे करना है, इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लो। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक धर्म और संस्कृति, तो धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृति और संवैधानिक उपचार। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति और संवैधानिक उपचार, तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रहेगी। फिर इनके आर्टिकल, समानता 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। इसमें बेसिकली 32, 33, 34 प्लेसेस अलग आइटम है, ठीक है। तो ये हमें याद रहने चाहिए। अब इनकी डिटेलिंग क्या है अंदर वो हम प्रश्नों के माध्यम से समझते चलेंगे। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि अब राइट टू प्रॉपर्टी is your fundamental right, नहीं, right to property is not our fundamental right but to our legal right। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इसका मतलब यह है, ये जो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सरकार, किसी संस्था या किसी भी सरकारी एजेंसी के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग होगा, हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग होगा, और वो 5 प्रकार के कारण पूछ सकते हैं। किससे? सरकार से या उस संस्थान से, है ना। वो 5 प्रकार की रिट ये हैं। बंदी, प्रत्यक्ष मतलब आदमी को हमारे सामने प्रत्यक्ष लाओ, आप उसको बंदी नहीं बना सकते हो बिना किसी आदेश के। परमादेश की हम आदेश देते हैं ऐसा करने के लिए। प्रतिषेध कहा जाता है रोकने के लिए। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने निचले अधीनस्थ न्यायालय को किसी कार्य के लिए रोकता है, कुछ करने के लिए कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है किसी सरकारी अधिकारी इत्यादि से कि आपने किस अधिकार से काम किया, है ना। और उत्प्रेषण में वो अपने पास कोर्ट के डिसीजन को मंगा लेता है कि आप
करो, हमारे पास मुकदमा भेज दो, हम करेंगे। इन सबको हम प्रश्नों के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के अनुसार अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह क्या मैटर है? जब भी आपातकाल देश में लगेगा, आपातकाल 52, 56, 60 3 आर्टिकल हैं, जब भी आपातकाल देश में लगेगा तो अनुच्छेद 19 जो आपका है, आर्टिकल 19 जो आपका है, दैट इज वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आपको कुछ भी बोलने, कुछ भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध लग जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो मूल अधिकार रद्द नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, निलंबित हो रहा है। निलंबन का मतलब होता है, सस्पेंशन का मतलब होता है थोड़े समय के लिए होना। जैसे आमतौर पर हम नौकरियों में सुनते हैं कि फलाने जी सस्पेंड हो गए, तो उनकी नौकरी नहीं गई है, थोड़े समय के लिए उनको सेवा से ब्रेक दे दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब सवाल पे अपने शुरू करते हैं और उस हिसाब से चीजें करते चलेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपका इसमें क्या है? पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? उदार लोकतंत्र, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं होगा। निर्वाचित सरकार उदार लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण और प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण का क्या मामला है कि शासन के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों में अपनी अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसमें से ज्यादा सही यही बात होगी, उदार लोकतंत्र वही है जहां सबके पास अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, अगर यहां लिखा होता जनता की प्रतिबद्ध, जनता के लिए प्रतिबद्ध न्यायपालिका, तो हम इसको सही मानते, लेकिन यहां प्रतिबद्ध न्यायपालिका का सेंस इन्होंने निकाला है कि वो शासन के लिए प्रतिबद्ध होगी, और न्यायपालिका अगर शासन के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये तो उल्टी बात है, उदार लोकतंत्र के लिए बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यूपीएससी ने इसका आंसर दिया था, इसी आधार पर हम डी लगाएंगे। आगे चलते हैं। 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट की जो बात आई वो नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी, जो 1928 में आई, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में कर दिया कि कराची मतलब चीर फाड़ करके कर दिया कि अब हमें चाहिए क्या? फंडामेंटल राइट। तो आप याद रखोगे, कराची चीर फाड़ कर दी कि अब हमें फंडामेंटल राइट चाहिए। पहली बार मौलिक अधिकारों का समर्थन कांग्रेस की किसी कमेटी में किया गया, दैट इज कराची अधिवेशन 1931। दोनों बातों को आप यहां से याद रखोगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताई। भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया? नहीं दिया। दे देते फिर क्या बात थी? अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार शामिल किए गए। क्रिप्स मिशन कोई मूल अधिकारों की बात नहीं कर रहा, नेहरू कमेटी ने की थी। हुआ क्या था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों द्वारा उसका विरोध किया गया, यह कहते हुए कि इसमें सारे सदस्य गोरे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो कोई क्या बताएगा कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, जब तक हमारे लोगों से ना पूछोगे। तो उसके लिए फिर ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमको चेतावनी दी गई कि तुम करते धरते तो कुछ हो नहीं, इतना ही बना सकते हो तो अपना संविधान बना के दिखाओ। तो एक सर्वदलीय बैठक हुई और उस सर्वदलीय बैठक ने डिसीजन लिया कि हम अपना संविधान बनाएंगे, और मोतीलाल नेहरू, चाचा नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू ने उस कमेटी को लीड किया, और उन्हीं के नाम से इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 हिस्ट्री में भी यह सवाल आपसे बनता है, और इसी समिति ने पहली बार मौलिक अधिकारों की सिफारिश की, कहा कि फंडामेंटल राइट भी हमें चाहिए। और इस समिति ने भारत की पूर्ण आजादी की बात नहीं की थी, बल्कि डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। यह सवाल भी आपसे फ्रीडम स्ट्रगल वाले चैप्टर में पूछा जाता है, हिस्ट्री में पूछा जाता है। डोमिनियन स्टेटस की बात की, क्या मतलब तुम माई बाप रहोगे लेकिन हमें अपना राज खुद करने दो। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से किसने यह कहा? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो मौलिक अधिकारों के संविधान में स्थायित्व की बात पंडित नेहरू कर रहे हैं। यह संविधान सभा का डायलॉग है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में जब अधिकारों को लेकर चर्चा चल रही थी, तब पंडित नेहरू ने यह कहा था कि हमें संविधान में ऐसी चीजों के रूप में मौलिक अधिकार को नहीं
देखना चाहिए कि कोई विशेष कठिनाई होगी, राज्य की शक्तियां कम हो जाएंगी, ना, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम इसको कैसे इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, इसको कैसे लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने, ये दो डायलॉग है पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अधिकारों के मूल अधिकारों के लिए कहा हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता? तो सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, फंडामेंटल राइट को कौन कह रहा है? राधा कृष्णन जी कह रहे हैं, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो दोनों बात याद रखोगे, संविधान में स्थायित्व की बात नेहरू जी कर रहे हैं और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता फंडामेंटल राइट को राधा कृष्णन जी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, मौलिक अधिकार क्या है? देखो, वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। वाद योग्य होगा, वाद योग्य का क्या मतलब होता है कि यदि आपको फलानी चीज नहीं मिल रही है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि यदि हमारे इन अधिकारों का हनन होगा या हमें ये अधिकार नहीं मिल रहे होंगे तो मैं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट सीधे जा सकता हूं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। ठीक है, मतलब वाद योग्य है, इनको इन पे हम मुकदमा कर सकते हैं। फिर अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित है, प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं होते हैं, ध्यान रखना। सरकार की नीतियां प्रजातांत्रिक हो सकती हैं, कोई कानून प्रजातांत्रिक हो सकता है, अधिकार प्रजातांत्रिक नहीं होंगे। यह लोक कल्याणकारी है, ये दोनों सेम साउंडिंग शब्द हैं। यह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 1, 4, 5 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कि मूल अधिकार क्यों है? क्योंकि संविधान में उल्लिखित है और यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के निर्देशों पर कोई माई का लाल मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, राष्ट्रपति की इच्छा नहीं। आपातकालीन स्थिति में यहां भी देखो निलंबित, सस्पेंडेड शब्द लिखा है, रद्द शब्द लिखा हो तो गलत कर देना, खत्म नहीं होते, खत्म शब्द लिखा हो तो गलत कर देना, क्योंकि फंडामेंटल राइट निलंबित होते हैं। ये शब्द आप जरूर ध्यान रखोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां ज्यादा सही है। आगे चलते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, तो इसमें क्या दिक्कत है? राज्य कोई काम करेगा उसके विरुद्ध गारंटी है कि राज्य ऐसा काम नहीं करेगा तो कि तुम्हारी जेब में हाथ डाल दे, तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं राज्य छुएगा। तो राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है, बिल्कुल ठीक है। संविधान के भाग 3 में शुरुआत में ही हमने देखा, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के अधिकार हमें ऐसे देते हैं जिनसे सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित होगा? सरकार सबके लिए समता की बात करेगी, या जो समाज से वंचित पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था करेगी, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, राज्य सभी को समान अवसर देगी, आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, तो यानी ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, जबरदस्ती नहीं लगाया है, अधिकारों के बिल की भांति ही है। और फंडामेंटल राइट में जब सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट हमने डायरेक्टली कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। कक्षा आपको कैसी लगती है ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया कीजिए, ताकि मास्टर को भी थोड़ा सा प्रमोशन मिलता है कि हाँ थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को अच्छा लग रहा है, विद्यार्थी साथियों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए। भारतीय के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार? तो भाग पूछे, भाग 3 मौलिक अधिकार कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 ये है। इससे पहले चले जाओगे तो 5 से 11 क्या है? भाग 2 है, जो आपकी नागरिकता की बात करता है, जिसको हमने पिछली क्लास में देखा था। भाग 2 और नागरिकता, भाग 2 और नागरिकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सिंपल सवाल है लेकिन रिपीट है, तो हमेशा ध्यान रखना। अभी इतने लोग यूपीपीसीएस के इंटरव्यू हो रहे हैं, आप सुनोगे, हर कोई कह रहा है कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस को आप नहीं भूल सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी महत्वपूर्ण,
बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये आने ही चाहिए, आपको ये करने ही चाहिए, मल्टीपल टाइम्स करने चाहिए। ज्योग्राफी पूरी मैंने करा दी है, आप वहां से जाके उसको देखिए, समझिए, सुनिए, है ना। और पॉलिटी में पूरी करा रहा हूं, अगर आप इतना कर लेते हैं, दो बड़े विषय हैं, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको कंप्लीट करने के बाद प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री भी कर लें परीक्षा के पूर्व। तो तीन बड़े विषय, अगर आप इन तीनों कक्षाओं को देख जाएंगे तो मौजा ही मौजा। करंट अफेयर्स कर जाइए, काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय, और मैंने फिजिक्स का भी करा रखा है पूरा पूर्वावलोकन, वो भी चैनल पर पड़ा है, आप जरूर जाके देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद या विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि संसद कोई भी विधि बनाएगी उससे ऊपर है फंडामेंटल राइट, मतलब आप फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर कानून नहीं बना सकते हो। अनुच्छेद 13 इस बात को कहता है। अनुच्छेद 12 से लेकर फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं, जहां राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 बताता है विधि क्या होगी, और कोई भी विधि ऐसी नहीं होगी जो इस भाग में उल्लिखित फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो अनुच्छेद 13 इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो किसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? फंडामेंटल राइट की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ये सुप्रीम है, इनके ऊपर कोई नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारत के संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद में है। तो अभी हमने देखा 6 अधिकार हमने आपके देखे, समता या समानता, फिर स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर लास्ट में हमने देखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या आर्टिकल 32 अगर मैं यहां सीधे डाल दूं तो समता कहां से कहां तक है? 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 है। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 है। 31 आर्टिकल निरसित कर दिया गया है। यही आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसको 78 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हमने निरसित कर दिया है, और इसको संविधान के आर्टिकल 300 का में पहुंचा दिया है, और अब ये आपका सिर्फ विधिक अधिकार है। तो ये आपके टोटल फंडामेंटल राइट है। अब हमसे पूछा है कि समानता कहां से कहां तक है, तो 14 से लेकर 18 देखो कहां है, ऑप्शन नंबर सी। सर 14 से 18 तो 4 हुए, गिनना बेटा जरा, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए 5 अनुच्छेद हैं समानता को संदर्भित। ठीक है, चलिए, जिनमें जैसे अब इनमें और डिटेल में आ जाओगे तो अनुच्छेद 14 बात करता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 बात करता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत, कि अब कोई भी छूत अछूत नहीं होगा। अनुच्छेद 18 बात करता है कि उपाधियों का अंत, कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य नहीं देगा। ध्यान रखना, पद्मश्री, भारत रत्न ये पुरस्कार हैं, उपाधि नहीं है। तो ये 5 अधिकार बात करते हैं समानता की। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समानता का अधिकार किस किस में है? तो 13 तो समानता शुरू नहीं है, 14 है, 15 है, 16 है, यानी 2, 3, 4 कहां है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो ये आर्टिकल्स भी आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी बता दिया, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। तो ऐसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसान जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देखो फिर वही बात आ गई, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण का क्या मतलब है? अनुच्छेद 13 कह रहा है, सुन ले भाई, ए संसद सुन लो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो फंडामेंटल राइट में गड़बड़ कर दे, मतलब हमने तुम्हारे ऊपर नियंत्रण लगा दिया। तो अनुच्छेद 17 है जो विधायन 13 है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। लेकिन अब विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण की क्या बात है? इसके बाद एक कानून और है आर्टिकल 14, जो क्या कहता है कि विधि के समक्ष सब समान होंगे, मतलब विधि ऐसी कुछ नहीं बनेगी जो सबकी समानता से गड़बड़ कराए। तो अनुच्छेद नंबर 14 भी इसका आंसर हो सकता है, अगर 13 ना दिया है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, तो इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, इक्विटी नहीं इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, यानी पब्लिक को जॉब दी जा रही है तो लोक नियोजन में अवसर की सबको समानता मिलेगी। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे आदमी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण की बात कही गई है? विधि सबके लिए बराबर है, ये बात कह रहे हैं, तो किसके लिए हो जाएगा? आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित करता है, अनिर्देशित करता और अनियंत्रित विवेक अधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है कि तुम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमको एक्सट्रीम स्वतंत्रता मिल गई, तुम कुछ भी कर लो लागू, ना, ये तो ना हो पाएगा। एक्सट्रीम स्वतंत्रता और विशेषाधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। विधि का नियम या कानून का राज्य का क्या मतलब है? कि सबके लिए एक समान कानून हो, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, बिल्कुल ठीक है। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, राज्य की उसमें बात ही नहीं है। सभी के लिए एक राज्य, राज्य है ही नहीं। एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र नहीं, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र क्या है? विधि के शासन की बात है। आप कह सकते हो कि सर फिर सरकार रिजर्वेशन क्यों देती है? तो सरकार ने ये उसमें लॉ इंक्लूड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कि सरकार चाहे तो ऐसे लोगों के लिए जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है। इसी आधार पर सरकार रिजर्वेशन पॉलिसीज लाती है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो आर्टिकल 15 किसके अधीन आएगा? समानता। 14 से लेकर 18, 14 विधि के समक्ष समानता है ना, 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। ये सब आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं? समता का अधिकार या समानता के अधिकार। यहां खोल दिया उसने अनुच्छेद 15, ठीक है, तो ध्यान रखोगे ऑप्शन नंबर डी। फिर ये छोटी सी सूचना आपके लिए, यदि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि तरीके से प्रॉपरली हम जो है परीक्षा की तैयारी करें, हमारी चीजें ना छूटे, हमें ना सिर्फ क्लास मिले, पीडीएफ नोट्स मिले, टेस्ट सीरीज मिले, हमारे डाउट सॉल्विंग सेशन हो, तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हम इसमें सिलेबस के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट देते हैं, एग्जाम से पहले 10 फुल लेंथ टेस्ट देंगे जहां आपके करंट अफेयर्स से लेकर समस्त जीएस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ कवर होगा। तो आप चाहें तो इस बैच के साथ शानदार तरीके से जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से हमने इस बैच को डिजाइन किया है और आपको भी पढ़ते पढ़ते इसमें बहुत मजा आएगा। ना सिर्फ आप आनंद में पूरा स्वरूप पढ़ लेंगे, बल्कि आप अपनी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस बैच के माध्यम से कर पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो इस नंबर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, आपको संबंधित सूचना इसके माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, ये चंपकम शब्द छूट गया है, चंपकम, ठीक है। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो इसके अनुसार किसको संशोधित किया गया था? अस्पृश्यता नहीं होगा, विचार अभिव्यक्ति नहीं होगा, विधि के भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, मतलब जो आपका आर्टिकल 15 था उसको संशोधित किया गया था। ये बेसिकली एक मद्रास राज्य के साथ मेडिकल विवाद था, उसमें उस बच्ची को एडमिशन नहीं मिल रहा था, उसको लेते हुए इसको ही बेस माना जाता है रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए। तो मद्रास बनाम चंपकम दोराई राजन मामला भेदभाव के विरुद्ध अधिकार या आर्टिकल 15 में संशोधन की बात करता है। 15 और 16, 15 में ही करेगा, 15 में ही करेगा, 16 तो लोक नियोजन में आ जाएगा, 15 में करता है। ठीक है, चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? दैट इज 15(5). अभी 2 क्वेश्चन आएंगे, इनको समझो। अगर शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात आएगी तो 15(5) की बात आएगी। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात आएगी तो 15(5). अगला सवाल भी समझ लो,
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं? ओबीसी, एससी, एसटी सब। तो ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण की बात की जाएगी तो 15(4) और 16(4) में। अब देखो, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाएगी तो 15, अनुच्छेद 15। नौकरियों में आरक्षण की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 16। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं में 15(5) में चले जाएंगे और यहां नौकरियों वाले में आरक्षण सिंपल या नौकरियों में आरक्षण 16(5) और 16(4) में। तो केवल आरक्षण पूछे तो 15(5) और 15(4) और 16(4) लगाओगे, और अगर ना शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण पूछे तो 15(5) लगाओगे। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित में से, निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति करता है? देखो, आर्टिकल 14 क्या है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं याद हो जाए, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या है, राज्य, जन्म स्थान, लिंग, भेदभाव, जाति, धर्म, इनके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता देगा राज्य। मतलब लोक नियोजन मतलब पब्लिक प्लानिंग, मतलब नौकरियों में राज्य सबको समानता देगा। तो अनुच्छेद 16 1 और 2 तो कहते हैं कि सबको समानता देगा। फिर 3 आ जाता है, वो कहता है कि राज्य चाहे तो किसी के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। फिर अनुच्छेद 4 आ जाता है, वो कहता है ओबीसी के लिए कर सकते हैं। 5 आ जाता है, वो कहता है कि एससी एसटी के लिए भी कर सकते हैं। 3 कहता है महिलाओं के लिए, 4 और 5 कहते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, और 16 6 कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए भी किया जाएगा। तो 16 1 और 2 तो क्या बात कर रहे हैं कि सबको समानता मिलेगी। प्रश्न में यही पूछा है, लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति कौन देता है? 16 1 और 16 2। महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है 16 3 में। 4 और 5 में किसके लिए कर सकता है? एससी एसटी ओबीसी के लिए। और 6 में किसके लिए कर सकता है? ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये बातें जरूर याद रखना, 16 1 16 2 16 3 16 4 5 6, इसको जरूर याद रखना। ये महिलाओं के लिए है, और यहां से अगर मैं ये काट दूं तो ये एससी एसटी ओबीसी के लिए है, और एक 16 6 अगर मैं यहां लिख दूं तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। आप चाहो तो अपनी पुस्तकों पर इसी प्रकार से लिख लेना ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। ये सवाल का फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है, आर्टिकल दूसरा पूछा जा सकता है, लेकिन हमने इसके तीनों चारों एस्पेक्ट को देख समझ लिया। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, आर्थिक समानता की बात नहीं है। आर्थिक समानता तो साम्यवाद चली जाएगी, और आर्थिक समानता का मतलब है कि मास्टर पढ़ा रहा है उसको भी उतना पैसा मिलेगा, आईएएस काम कर रहा है उसको भी उतना पैसा लगेगा, जिसने अपने स्किल इंप्रूव ना करते हुए हरामखोरी का काम चुना उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा। तो वो व्यवस्था अराजकता की होगी। ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। माफ कीजिए, कथन ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये कह रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बेस समान करने के लिए, एक ही बेस पे लाने के लिए राज्य क्या कर सकता है? नीचे वाले को विशेष प्रावधान देकर सेम बेस प्रदान कर सकता है। असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है ताकि सबका समान बेस आ जाए, क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसका मेन एम यही है कि हम सबको एक बेस पर ले आए। तो जो लोग ये मानते हैं कि रिजर्वेशन या किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार उनके जन्म सिद्ध अधिकार हैं, तो उनको इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि ये किसी के लिए नहीं बल्कि बेस समान करने के लिए है ना, बेस समान करने के लिए है। मूल इसके पीछे उद्देश्य यही है। तो कथन और कारण सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विवरण दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) की जब बात आ गई तो एससी एसटी ओबीसी के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 325 द्वारा सीमित होंगी। 335 में अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि आप आरक्षण की नीतियां बनाओ, लेकिन प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, है ना, प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 में प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित किया गया है। यूपीएससी इस प्रकार के स्टेटमेंट का गेम खेलती है। यूपीएससी का ही सवाल है ना, हाँ,
क्या वो प्राय कहता है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, परिभाषित है। सामान्यतः इस प्रकार के लगभग सभी स्टेटमेंट गलत होते हैं कि संविधान में फलानी चीज परिभाषित है। भाई अगर संविधान में सारी चीजों को परिभाषित कर देते तो संविधान इतना मोटा हो जाता किसी ने सोची ना होगी। तो सब चीज को जहां भी यूपीएससी अगर ये स्टेटमेंट दे कि परिभाषित किया गया है, आप सामान्य रूप से उसको गलत मानेंगे तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, जबकि कथन 1 सही है और कथन आर गलत है। तो हम किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, चलिए। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया था? मतलब जो प्रमोशन होगा उसमें भी रिजर्वेशन होगा, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि उसमें उन लोगों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से है, जो वंचित सामाजिक वर्ग के लोग हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो ये काफी विवादित नीति है, सुप्रीम कोर्ट बोल भी चुका है, इस पर 1-2 बार रोक भी लग चुकी है। तो राज्य सरकारें जबरदस्ती का पंगा इसके चक्कर में नहीं लेती हैं। इसको याद रखना कि 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा यह व्यवस्था लाई गई थी। तो तुम ऐसे याद रख लेना यार, प्रमोशन साथ करो। कैसे करो? साथ प्रमोशन करो सबका, है ना, उसमें ये सब ना करो, साथ प्रमोशन करो। तो ये बातें आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ याद कराना है, बाकी आप अपने विचार जो भी है स्वतंत्र रूप से है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन? देखो, समान कार्य और समान वेतन आएगा, 2 बार ये सवाल पूछा है, तो आप क्या याद रखोगे? समाजवादी शब्द प्लस आर्टिकल 14 प्लस आर्टिकल 16, इन तीनों को पढ़ने के बाद यह कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है समान कार्य के लिए समान वेतन। 2 बार सवाल पूछा है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 14 अनुच्छेद मिलाकर पढ़ना, अनुच्छेद 16 को साथ मिलाकर पढ़ना, या ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। तो आप ये बात याद रखोगे। 1999 में सवाल पूछा, एक बार फिर से पूछ लिया। तो समान कार्य और समान वेतन, समाजवादी शब्द प्लस 14 प्लस 16, बाकी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात अनुच्छेद 43 में भी कही गई है, जो राज्य के DPSP हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति मिली है? तो देखो, सेम सवाल 1990 में पूछा, 2001 में, 2 में, 3 में, अब रिसेंट से नहीं पूछा गया तो कभी भी पूछा जा सकता है। तो समाजवादी 14 और 16, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों मिलाकर करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन। इस बात को याद रखना, सवाल पूछा जाएगा, लोग कहेंगे कहां से आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 20 साल पुराना, लेकिन पूछा जा सकता है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ये देखो, ये खूब पूछा जाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल अनुच्छेद 17 के तहत है, अनुच्छेद 17 के तहत है, 17 के तहत है, और ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार में भी समानता का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, उसी के बीच में आर्टिकल 17 आता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन 5, 7, 10 बार कम से कम तरीके से पूछा गया है। अब सोचो, 97, 2003, 2023, अभी आगे भी लगातार सवाल है, 5-6 बार है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन पूछे तो अनुच्छेद 17 कैसे याद रखोगे? अब कोई भी अछूत नहीं है, सब एक साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक साथ रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। अब कोई भी अस्पृश्य नहीं है, तो एक साथ से 17 याद कर लोगे। ठीक, अब देखो बार बार आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17, एक साथ रहेंगे। देखो 13, 15। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी, RO 17, फिर MPPCS 2021। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। तो आप देख रहे हो लगातार, जैसे PCS का फेवरेट है आर्टिकल 17, UPSC का फेवरेट है आर्टिकल 21, एक आध साल छोड़ के दे ही देते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन का संबंध कहां से है? तो अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, देखो लगातार कितनी बार आया है। फिर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है ना, तो ये किसका आ जाएगा? अनुच्छेद 17, फिर 17 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप का विभेदन के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? किस वर्ग में? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 किसके अंतर्गत है? समानता के अंतर्गत। तो ये थोड़ा यूपीएससी का सवाल है, उन्होंने और मोल्ड करके पूछ लिया। समानता 14 से 18, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। ठीक, चलिए। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कैसे हम अस्पृश्यता को खत्म कर सकते हैं? कानून बनाकर खत्म कर सकते हैं, जन जागरण द्वारा खत्म कर सकते हैं, शिक्षा की उन्नति से भी खत्म कर सकते हैं, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर अस्पृश्यता का उन्मूलन कैसे हो जाएगा? तो 1 2 3 सत्य है, चौथे से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नौकरियों में प्रमोशन दे दीजिए, उससे सामाजिक स्तर तो बराबर होगा, लेकिन उससे अस्पृश्यता का उन्मूलन जैसी चीजें नहीं होंगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य? ये मेरे हिसाब से विवादित प्रश्न है ना, ये मेरे हिसाब से विवादित प्रश्न है। मैं इसका सॉल्यूशन तो आपको कराऊंगा, लेकिन मैं इसके सॉल्यूशन से सहमत नहीं हूं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है। ये बात ठीक है कि अस्पृश्यता किसी के साथ नहीं होती, कोई धर्म इत्यादि इसकी इजाजत नहीं देता। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। कौन सा धर्म ये कहता है? परंपराएं ऐसी पड़ गई, रूढ़ियां ऐसी हो गई कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन किसी धर्म की पुस्तक में लिखा हो, है ना? तो धर्म अस्पृश्यता का निषेध नहीं करता है, धर्म अस्पृश्यता का निषेध करता है। स्वयं तिलक ने कहा कि अगर भगवान भी है जो अस्पृश्यता को छुए-छूत को मानते हैं, तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। इतना बड़ा धार्मिक आदमी ये कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा। अगर भगवान ये मानेंगे, मतलब भगवान ऐसा नहीं मानते होंगे। तो मेरे हिसाब से कारण गलत होना चाहिए, कथन सही होना चाहिए, लेकिन उत्तर कुंजी में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। बीओ 2019 का सवाल है। ऐसे एग्जामिनर पे तो मतलब क्या ही बोलूं, ठीक है ना? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन समाज में विभेद किस प्रकार से फैलता है ऐसे प्रश्नों के द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अब देखो 14, 15, 16 ये तीनों किस में आएंगे? समानता में आएंगे, समानता में आएंगे। और अनुच्छेद 19 किस में आएगा? स्वतंत्रता में आएगा। तो उस आधार पर अनुच्छेद 19 जो है इससे अलग है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। बाकी यदि आप समीक्षा अधिकारी 2026 परीक्षा जो होनी है 2026 में 300-400 पदों पर आरओ की वैकेंसी आएगी। एक शानदार परीक्षा होती है, जिंदगी भर आपको लखनऊ या इलाहाबाद जैसी जगह नौकरी करनी होती है। बहुत शानदार वीक में 5 दिन वाली जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब हम इसको कह सकते हैं, ऑफिस जॉब है, आपको फील्ड से कोई मतलब नहीं होता, बढ़िया सैलरी मिलती है। तो यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की नौकरी की तैयारी करना, तो आपको अभी से उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए अभ्युदय बैच से जुड़कर। अभ्युदय बैच ना सिर्फ आपको आरओ के लिए प्रिपेयर करेगा, बट आपको पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर करेगा। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी हम आपको कराएंगे। मेंस के लिए भी हिंदी का जो पूरा पोर्शन आता है, उसकी क्लासेस, उसकी कक्षाएं, उसका तरीका, पैटर्न, सब कुछ आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा की समग्र रूप से तैयारी करना, तो आप डिकोड एग्जाम के अभ्युदय बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहां हम आपको परीक्षा पूर्व टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर देते हैं, वीकली टेस्ट इत्यादि तो होते ही हैं। यदि आप किसी शिक्षक इत्यादि से बात करके आपको कोई डाउट है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, हम आपकी शंकाओं का प्रॉपर समाधान करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं डिकोड एग्जाम के इस बैच से जुड़ना, तो आप इन नंबरों पर, जो ऑफिशियल नंबर है ये आपके नीचे लिखे हुए हैं। हमने अब तक इस बैच में, पहले बैच में 45 प्लस सिलेक्शन दिए, और इस बार 50 प्लस तो हमारे लिए छोटा आंकड़ा है। हो सकता है इससे ज्यादा लोग सेलेक्ट हो। रिजल्ट आएगा तब हम अपने रिजल्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। ये ऑफिशियल नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहें तो। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। अन्यथा यहां से पढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं, आनंद लीजिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद, तो फिर वही समानता के बाद स्वतंत्रता थी 19 से लेकर 22 तक। अब अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 बात करता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 20 बात करता है गिरफ्तारी में संरक्षण। अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 22 बात करता है गिरफ्तारी से संरक्षण। और अनुच्छेद 20 में शायद है कि अनुच्छेद 20 कुछ और कह रहा है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखोगे। 19 और 21 बहुत महत्वपूर्ण है। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आपको बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कोई भी ग्रुपिंग करने की स्वतंत्रता, ये सब शामिल है। वैसे ही अनुच्छेद 21 में ध्यान रखना, निजता का अधिकार है कि यूपीएससी ने लगातार पूछा है। निजता का अधिकार क्या है? वो भी आर्टिकल 21 के तहत संरक्षित है। जो भी आपको कोई भी अधिकार मिल रहे हैं आजकल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट
तरीके से कि आपको आवास का अधिकार है, पर्यावरण का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, जो भी मिल रहे हैं वो सब आर्टिकल 21 में ही समाहित हैं, जीवन जीने की स्वतंत्रता में। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखोगे। तो कोई भी आपको ऐसा अटपटा अधिकार दिखे तो आप अनुच्छेद 21 लगा दोगे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? आर्टिकल 19 बात करता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, लेकिन वो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। क्या? कि आप देश के खिलाफ नहीं बोलोगे, एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोलोगे, समाज का माहौल खराब करने के लिए नहीं बोलोगे। इन सब आधार पर आपके पास बाउंडेशन है। अब एक भाई साहब कह रहे थे कि चिकन नेक को हम ये कर देंगे, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस हद तक जब तक भारत की एकता अखंडता की बात ना हो, एकता अखंडता को खतरा ना हो। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो कहीं भी आप शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हो, कहीं भी सम्मेलन कर सकते हो विदाउट शस्त्र, संपत्ति रख सकते हो। संपत्ति की स्वतंत्रता अब हमने खत्म कर दी है, अब यह सिर्फ आपका विधिक अधिकार है। पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी स्थान पर व्यापार व्यवसाय कर सकते हो। कुछ स्पेशल प्रोविजन, कुछ स्पेशल बाउंडेशन इनमें भी है, लेकिन सामान्य रूप से आप कर सकते हो। संपत्ति रखने बेचने की स्वतंत्रता आपके पास उस लेवल तक नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट रहे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) और E के तहत की गई है। इस बात को याद रखोगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें बोलने की आजादी, बोल के लब आजाद हैं तेरे, वो आर्टिकल 19(1) के तहत ही है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो 19 याद रखोगे। ठीक है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 22 में क्या है? 22 में है कि गिरफ्तारियों से संरक्षण है शायद। और अनुच्छेद 31 तो कैंसिल हो ही चुका है, जो पहले संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। भारतीय संविधान में स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता। अलग से नहीं लिखा गया है कि प्रेस की आजादी होगी, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की आजादी में प्रेस की आजादी मतलब सन्निहित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र अनुच्छेद 21(19)(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) बी ए में, तो बी ए में नहीं है, यही है। अनुच्छेद 19(1)(a) में उपबंधित है, 361 नहीं। ठीक है, 19(1)(a) के तहत उपबंधित है प्रेस की आजादी, तो इसको आप याद रखोगे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराने की छूट कौन सा मौलिक अधिकार है? तो राइट टू एक्सप्रेशन है, अनुच्छेद 19 के तहत है। निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराना अनुच्छेद 19 के तहत है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार या शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं कर सकते? इस अधिकार का अभ्यास राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य कह सकता है कि भाई आप इस आधार पर नहीं होगे। तर्कपूर्ण प्रतिबंध, जो देखो तुम कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे फंडामेंटल राइट के ऊपर कानून नहीं बनाए जा सकते, तर्कपूर्ण प्रतिबंध लग सकते हैं। तर्कपूर्ण मतलब जो उचित है, जो देश की दृष्टि से उचित है, समाज की दृष्टि से उचित है, ऐसे प्रतिबंध लग सकते हैं। इसीलिए तर्कपूर्ण प्रतिबंध शब्द दिया है। शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखने चाहिए, कोई समस्या नहीं है। अफसर का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता, ऐसा हमें कर सकते हैं, लेकिन इस अधिकार के तहत नहीं मिलता। हम कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी हम अफसर का घेराव करें। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, जो इसके तहत हमें स्वतंत्रता नहीं है। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? किस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि बस कर दे भाई, ये भी नहीं बोलना। तो देखो, भारत की संप्रभुता की बात होगी तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाएंगे, तुम संप्रभुता के खिलाफ जाके थोड़ी ना बोलोगे। फिर लोक व्यवस्था खराब हो रही होगी तब भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, तब भी आपको पुलिस उठा सकती है। न्यायपालिका का अपमान करोगे तब भी पुलिस उठा सकती है। अवांछनीय आलोचना, किसी की पेट भर के कितनी भी आलोचना करो, तुम रास्ते पे खड़े होकर कहो मास्टर बहुत बुरा पढ़ाता है, सरकार बहुत बुरी है, लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे कहते हैं मोदी जी ये है, मोदी जी वो है, प्रधानमंत्री ऐसे, राष्ट्रपति के बारे में कहते हैं, है ना। हालांकि उन पदों को एक गरिमा के उनके खिलाफ जाओगे तब भी धरे जा सकते हो, लेकिन आप किसी की अवांछनीय आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, ऐसे तो आए दिन लोग प्रधानमंत्री गाली बकते हैं सोशल मीडिया पे, सारे बंद होना चाहिए। आलोचना के आधार पर नहीं बंद किया जाएगा। हाँ, तुम भारत की संप्रभुता का हनन करोगे, भारत की लोक व्यवस्था को खराब करोगे, न्यायपालिका का अपमान करोगे तो निपटा दिए जाओगे, है ना। उस आधार इतनी ये स्वतंत्रता आपके पास नहीं है, यह स्वतंत्रता आपके पास है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है?
किन प्रतिबंध कब उचित होगा? अच्छा, प्रतिबंध कब उचित होगा? तो राज्य की सुरक्षा से बदतमीजी करोगे तो प्रतिबंध लग सकता है, राजद्रोह करोगे तो प्रतिबंध लग सकता है, मानहानि किसी की कर दो कोई समस्या नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर भी प्रतिबंध लग सकता है अगर वो लोक व्यवस्था खराब होगी। मतलब दो नहीं होना चाहिए, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, उपयुक्त सभी सी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 तो कुछ गड़बड़ हुआ है, राजद्रोह इधर आना चाहिए। प्रतिबंध तर्कसंगत प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था में होगा, राज्य की सुरक्षा में होगा, इसमें होगा, मानहानि में तर्कपूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा। इसको ठीक कर लेना, 1, 3 और 4 आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है? मतलब भाई साहब जीने का अधिकार है, हमारा जीना नहीं छीन सकते तुम, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 बात करता है। ठीक है, इसी में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक मुकदमा हुआ था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1978 का मुकदमा है, जिसमें यह डिसाइड हुआ कि आपको इसी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधीन विदेश घूमने या कहीं भी जाने का भी अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण मतलब मेरे प्राण बचे रहेंगे, दैहिक मतलब देह से आप मेरी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो अनुच्छेद 21 के तहत है। 19 विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, गिरफ्तारियों में निरोध से संरक्षण है। चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचन किया जा सकता है विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा, उसके सिवा नहीं। ठीक है, मतलब प्रतिबंध का आधार है वो एक। इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा का अधिकार? तो ये विदेश यात्रा का अधिकार मेनका गांधी इसका आपसे ये पूछ सकता है कभी, विदेश यात्रा का अधिकार किस मुकदमे के द्वारा आया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेनका गांधी बाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे नवीन उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। आदमी क्यों प्रूव करेगा? आदमी तो कोर्ट में केस डाल सकता है कि भाई साहब यो गड़बड़ हो रहा है, अब गलती मतलब पिटे भी हम और ये बताए भी हम कि हम पिटे, है ना, ऐसे थोड़ी होता है। तो याचिकाकर्ता पर कभी भार नहीं होता है, वो सिर्फ आप पे आरोप लगाएगा, सरकार पे भार है कि उसे प्रूव करे कि नहीं ये हमने सही प्रतिबंध लगाया है। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया का ही पालन है। 21, 19, 14 परस्पर अनन्य नहीं है, साम्यता रखते हैं। 19 भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, सेम सा। 21 भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और 14 भी कहता है विधि के समक्ष समानता। जीवन जीने के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीना शामिल है। जीवन का अधिकार ये नहीं है नालियों में पड़े हो, जीवन के अधिकार में शामिल है कि सरकार आपको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए, आवास उपलब्ध कराए, पर्यावरण उपलब्ध कराए, अवसंरचना उपलब्ध कराए। गरिमापूर्ण जीवन है, जीवन का मतलब खाली जीवन नहीं है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कि इनमें से ए त्रुटिपूर्ण है। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी। मान्यता दे दी है कि अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन का भी हम देख रहे थे, क्या समाजवादी शब्द प्लस 14 प्लस 16 इन तीनों को मिलके ये भावना आती है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आवास का अधिकार आपको है, पर्यावरण का अधिकार है, जल का अधिकार है, नहाने का अधिकार है, अपनी पसंद से व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। मम्मी पापा रोकेंगे नहीं अगर आप बालिग हो तो, लेकिन हाँ आपको अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, आपको उनको मनाना चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि अब मैं इस अवस्था में हूं कि अपना अच्छा बुरा समझता हूं और मैंने अपने लिए यदि ये पसंद किया है तो इसमें आपकी सहमति होगी। आप इससे बात कीजिए, देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ने से प्राप्त होता है? क्या एकांतता का अधिकार होगा? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी होगा इसका आंसर। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी रिजर्व्ड है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अनुच्छेद 19(1)(d), तो अनुच्छेद 19(1)(d) में क्या है? स्वतंत्र रूप से कहीं भी विचरण करने का अधिकार, कहीं भी जाके बसने का अधिकार, तो उसमें एकांतता भी शामिल है। मैं कहीं एकांत में जाके रहूं, मेरी मर्जी। ठीक है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? कैसे?
तो देखो 21 के तहत होगा निजता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इनका बहुत फेमस सवाल, बहुत फेवरेट सवाल है यूपीएससी का। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को किसके तहत संरक्षित किया? अनुच्छेद 21 है ना फेवरेट, देखो 2024 में पूछ लिया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है सर, आप चिंता मत करो। फिर ये छोटी सी सूचना, यदि आप पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिकोड एग्जाम के बैच के साथ जुड़ना चाहिए। ये पूरी तरह से कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें हम आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की इंटीग्रेट तैयारी कराते हैं। प्रीलिम्स की पूरी आपको क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक सब कुछ हम इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं। और यदि आप इस परीक्षा से, इस बैच से इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो पूरी फीस रिफंड की सुविधा भी आपके लिए है। आप चाहें तो टीचर्स से भी इस बैच में बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ये है, वीकली टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स आप पास करके आइए, मेंस हम पूरी तरह से आपको प्रिपेयर कराएंगे और इस प्रकार की सारी चीजें इस बैच के अंतर्गत है। वीडियो लेक्चर्स है, एनसीईआरटी हमने बेस माना है, हमारे सारे टीचरों को आप जानते ही हैं, यूट्यूब पे सबने आपको पढ़ाया ही है। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो आपको वेबसाइट और ऐप के थ्रू मिलेंगी। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड है, टेस्ट सीरीज कवर है, रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, कोर्स वैलिडिटी 18 मंथ की होगी। तो इस प्रकार से अगर आप हमारे साथ, और सी सेट का हमने इसमें पूरा अलग से कोर्स डिजाइन किया है। 2026 में जो टॉप 500 स्टूडेंट हैं शुरुआत में, उनके लिए फीस फ्लैट 6000 है। आप चाहें तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। संभवतः सीटें फुल हो गई होंगी लेकिन फिर भी आप एक बार बात कर सकते हैं। ऑफिस के जो नंबर है ये नीचे आपको दोनों नंबर दिए गए हैं, बाकी हर स्क्रीन पे ऊपर भी नंबर चलते रहते हैं, तो आप चाहें तो इन नंबरों पर कभी भी कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है? 21। जहां भी दैहिक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आएगा 21। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड। भाई मृत्युदंड थोड़ी आएगा, मृत्युदंड तो अधिकार थोड़ी ना है। ऑप्शन नंबर डी, मृत्युदंड तो वैसे ही पाप है, मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता किसी को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता कभी समाप्त नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 19 आपातकाल लगते ही समाप्त हो जाता है। दोनों बातों को याद रखोगे तो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता देखो कहां है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 का कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया? अब देखो, अनुच्छेद 21 का बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का भी फंडामेंटल राइट है। इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और ये बाद कौन सा था जिसके बाद मामला हुआ? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इसको भी याद रखोगे, शिक्षा के अधिकार को जो इनकलकेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल राइट, वो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद किया गया। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मूल अधिकार है। आर्टिकल पूछ ले तो 21 का है, 21A है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछ ले तो 86वां, और 2002 के द्वारा इसको लाया गया। बाद में फिर इसको इंप्लीमेंटेशन 2010 में हुआ है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो ये संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल, या इसको लागू करना शब्द लिखना चाहिए, लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा है? सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार। डायरेक्टली जो इंक्लूड है वो है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का के तहत है। 86वें संविधान संशोधन 2002 से हमने इसको जोड़ा है, तो ये बात आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित दो कथन हैं, एक को आर दूसरे को कारण आर कहा गया है। राज्य सभी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, बिल्कुल देगा। आर्टिकल 21 का के तहत किया गया है, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। बीच में आपने क्योंकि लगाया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक ही सही व्याख्या भी आर कर रहा है, तो आप क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है? भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है? देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 है।
23 और 24 में क्या बात किया जाता है? मानव के बलात् श्रम का निषेध, मतलब मनुष्य से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। और आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। तो 24 और 14 याद रखोगे, बच्चों का कारखानों इत्यादि में काम नहीं कराया जाएगा 14 वर्ष से कम, और मनुष्य का बलात् श्रम नहीं होगा। ये सब शोषण के दायरे में आते हैं। मानव देह व्यापार और मजदूरी का निषेध, बिल्कुल ठीक है, इसमें मनुष्य के देह व्यापार भी है। अस्पृश्यता उन्मूलन समानता के अधिकार में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा शिक्षा और संस्कृति में जाके है। कारखानों और खदानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं लगेंगे, आर्टिकल 24 कहता है। मानव का देह और बंधुआ मजदूरी आर्टिकल 23 मना करता है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण की जब बात आ रही है तो आर्टिकल 24 है, मैंने आपको बताया। मनुष्य के व्यापार और मजदूरी ये सब पे निषेध आर्टिकल 23 है। और बच्चों की उम्र भी कितनी? 14 साल से कम उम्र के बच्चे, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 5-7 सवाल और रह गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों का निषेध करता है। ऐसा निषेध है, बिल्कुल पूर्ण निषेध है, इसमें युक्ति युक्त और ये सब की बात है ही नहीं, पूर्ण तरीके से निषेध है, बिल्कुल पूरी तरीके से निषेध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन की बात करता है? तो कारखानों में बालकों का नियोजन अनुच्छेद 24 के तहत होगा। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार से संबंधित है कि मनुष्य का जबरिया व्यापार नहीं होगा, मानव के व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 19 आप सभी को पता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनुच्छेद 17। ठीक है, इन सब बातों को भी आप याद रखेंगे। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 24 है कि बच्चों का शोषण नहीं हुआ जाएगा या कारखानों इत्यादि में बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद ICCPR, ये वो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वाला, वो है, उसके तहत बालक अधिकार सुरक्षित किया गया है। सेम 24 यहां भी है और 24 वहां भी है। MPPCS ने एक बार सवाल पूछा है तो घबराओगे नहीं, बालकों के संरक्षण की बात यहां भी आर्टिकल 24 में है और भारत के संविधान के आर्टिकल 24 में है, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ऐसे कभी प्रश्न आ जाए तो ये छोड़ने वाले होते हैं, इनको हमें सामान्य स्थिति में छोड़ देना चाहिए। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशमन से संरक्षण? देखो, दोहरा दंड कहता है आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही काम के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। 20(3) एक बात कहता है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप दोनों याद रखोगे। यहां अनुच्छेद 20 है। 19 आपको पता है प्राण अभिव्यक्ति की वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किस में प्रावधानित किया गया? अभी मैंने आपको बताया 20(2) अपने दोहरा दंड नहीं, तो 20(2) को याद रखोगे, दोहरा दंड, और 3 अपने विरुद्ध गवाह नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 20 का 3 कि अपने विरुद्ध गवाह किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। क्या? 20 का 2 एक ही काम के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। किसके तहत संरक्षण है? तो अनुच्छेद 20 दिया है तो केवल 20 लगा देंगे, और अपने विरुद्ध गवाही नहीं दी जाएगी, 20(3) है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की बात करता है 20(2), ठीक है। कार्योत्तर विधि भी 20(3) होगा। यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी 20(3). यातना के विरुद्ध निषेध की बात जैसा कोई टर्मिनोलॉजी आर्टिकल 20 में नहीं लिखी है। हालांकि ये टफ सवाल था, लेकिन आपको पता था कि दोहरे दंड की बात है, अपने विरुद्ध की बात है, तो इन दोनों में से आप एक के साथ जा सकते थे फिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यातना वाली बात उसमें नहीं लिखी हुई है।
बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 की यही लैंग्वेज है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कि कोई आदमी को तुम मैक्सिमम कितने दिन, तो उसमें बात की गई है कि भाई 3 महीने तक बंदी बना सकते हो बिना किसी मुकदमा इत्यादि के। तो हालांकि और 20 तरीके के काम होते हैं उनके द्वारा, काम तो किए ही जाते हैं, लेकिन फिर भी रिटन में अनुच्छेद 22 बात करता है कि व्यक्ति को बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकार की। कौन सुमिलित नहीं है? 20(1) स्वयं के प्रसंग की अधिवक्ता से प्रतिरक्षा का अधिकार, बिल्कुल ठीक है। 20(4) निवारक निरोध के उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक, तो 3 माह से अधिक किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जाएगा, 22(4) बिल्कुल बात करता है। 22(2) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से, ये 22(4) की बात है। देखो 22(4) में भी यही लिखा है, 3(2) में भी यही लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 22(4) की बात है कि किसी भी आदमी को 3 महीने से ज्यादा बंदी नहीं बनाया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकतम 3 महीने तक बंदी वो रह सकता है। तो फंडामेंटल राइट के 81 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं। इतने ही क्वेश्चन एक दूसरी क्लास में कर लेंगे। मेरी उम्मीद है कि 1 घंटे में मैंने ये क्लास आपको डिलीवर कर दी होगी। तो 1 घंटे में अगर हम इतने प्रश्न कर पा रहे हैं तो एक बहुत शानदार तरीका पढ़ने का है। आप सभी से उम्मीद करता हूं, आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे कि कक्षा आपको कैसी लगती है। बाकी अपने मित्र मंडली में भी इस क्लासेस को साझा कर देंगे। आपको मेरे से बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ समझना हो, तो इंस्टाग्राम पे @shivam_SHB आप टाइप करके मुझे ढूंढ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी @shivam_SHB27 टाइप करके आप मुझे ढूंढ सकते हैं। फेसबुक पर मैं इस नाम से मिलूंगा। आप कहीं भी मेरे से कुछ भी बात करना चाहें, पूछना चाहें, समझना चाहें, समझाना चाहें, तो इन जगह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपके लिए पूरी तरह से है। जब भी फ्री होता हूं आपको रिप्लाई करता हूं, ठीक है? तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों में साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।